हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो कि आज 17 जुलाई की है। देखते हैं आज 17 जुलाई में क्या क्या हेडलाइंस है, जिसमें बहुत सारी हेडलाइंस है। जियो पॉलिटिक्स की, एग्रीकल्चर की, और ये पॉपुलेशन सोसाइटी की है, ये एग्रीकल्चर, और ये इन्वायरमेंट, और भी ये एग्रीकल्चर की स्कीम है, तो इसे देखेंगे आज। तो इससे स्टार्ट करने से पहले दो चीज एक चीज बताना चाहूँगा। पहली तो ये है कि टेलीग्राम लिंक ये है, इसके स्कैन करके टेलीग्राम में पहुंच जाइएगा। वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, और जो भी अपडेट्स होते हैं, क्लास अपडेट्स, तो वो सारा मिल जाएगा। इसे स्कैन कर लीजिए या फिर ये सर्च कर लीजिए ज्ञानपीठ _CSE, वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो अपनी सेकेंड ARC की समरी चल रही थी, जो कंप्लीट हमने कर लिया था 7 पार्ट में, वो अब उसका एक अगला नेक्स्ट नेक्स्ट वर्जन नेक्स्ट चल रहा है सीरीज, वो है PYQ के ऊपर। जो सेकेंड ARC से डायरेक्टली PYQ आए हुए हैं, उसको कंप्लीट कराया जा रहा है मेंस में। जैसे मैं सेकेंड ARC करवाया था, तो उसमें बता रहा था कि ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, इसको इस तरह लिखना है। अब उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो PYQ सीरीज है उसमें मिल जाएगा, तो उसे भी एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा। कल से ही स्टार्ट हुई है, कल उसका पार्ट 1 था, संभवतः आज उसका पार्ट 2 आ जाएगा, तो उसे एक बार देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपनी हेडलाइंस। हेडलाइंस क्या है? भारत के साथ व्यापार समझौते के बहुत करीब अमेरिका की भारतीय बाजार में होगी पहुंच। क्या था? वही जो अपन पहले कुछ दिन पहले बात हो रही थी ना, जब वाशिंगटन गए हुए थे हमारे विदेश मंत्री। तो बात तब वहां पे वार्ता चल रही थी ना, कि भारत और अमेरिका का कैसे वो व्यापार के लिए की, और क्या क्या बाधाएं हैं, बस उसी के ऊपर है। अब इसमें बोला है कि अब बहुत करीब पहुंच गया, और डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि जो भारत के साथ व्यापार समझौता होगा, वो इंडोनेशिया के जैसा होगा। जैसे इंडोनेशिया के साथ 19% टैरिफ लगाया गया था, और कुछ चीजों में निःशुल्क शुल्क कम, एकदम कम शुल्क कर दिया गया था, वैसा। तो ये बात ठीक है, अभी हुआ नहीं है, ये अब रखना अभी होने वाला है। तो अब देखते हैं इसके क्या क्या प्रावधान होंगे, अभी कुछ दिन में होने वाला है। बहुत करीब पहुंच गए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इसमें क्या क्या बाधाएं, एक ये देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है बाधाएं, जो उस समय बता रहा था। एक तो ये ब्रिक्स, अपना जो अभी हमने ब्रिक्स की चर्चा की थी। ब्रिक्स क्यों चर्चा में? क्योंकि वहाँ पे ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहा है, और रूस और चाइना का सहयोग है, भारत रूस चाइना का। तो ये एक मामला बन रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने नहीं कह दिया था कि जो ब्रिक्स ब्रिक्स कंट्री होंगे, जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो सदस्य होंगे, उसके ऊपर अतिरिक्त 10% का टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। एक ये विवाद उठा हुआ है। और दूसरा वो जो हमने बताया था कि अपना डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत नहीं खोलना चाहता है, और जीएम क्रॉप्स वाला, कि जीएम क्रॉप्स अमेरिका से भारत नहीं लेना चाहता। जीएम क्रॉप्स के लिए तो फिर भी तैयार हो रहे थे, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स के लाने तैयार नहीं हो रहे थे। ये 2-3 मुद्दे हैं, तो ये भी फिर से चर्चा में आ गया है, तो इसे देख देख लीजिएगा। बाकी सारी चीजें मैंने बता ही दी है। अगर ये पूरी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे, तो ये चीजें पढ़ने की नीड नहीं होगी, अब तो सब समझ आ ही गया होगा। अभी ये ब्रिक्स ब्रिक्स के ऊपर है। ब्रिक्स जो हमने देखा था, ब्राजील रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स समिट चल रहा था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। तो इस आर्टिकल में, वैसे ब्रिक्स के बारे में तो हमने सारी चीजें पढ़ ही ली थी वहां पे, ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। ब्रिक्स में जो अब किस किस आतंकवाद के ऊपर चर्चा हुई है, जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा हुई है, यहाँ पे ये लिखा है। उभरती टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें हमने एआई की बात की थी। फिर एक वो भी बताया था कि एआई का एक समिट होने वाला है, जो भारत में होगा। अब ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास आ गई है, जो नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। ये सारी बात कर चुके थे पहले ही। अब इन्होंने ये बताया कि ब्रिक्स जो उभर रहा है, उससे अमेरिका जो 10% की धमकी दिया, वो सब क्यों हो रहा है? ब्रिक्स के ऊपर धमकी देना, या ब्रिक्स उभर कैसे रहा, ये बताया गया। तो इसमें उन्होंने पहला जिक्र किया इकोनॉमी का। जो 2010 में यहाँ पे डेटा लिखा होगा, ये ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है। 2023 में दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन में 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता लेने में रुचि दिखाई है। एक ये ब्रिक्स की सदस्यता बढ़ रही है, लोग ब्रिक्स में जुड़ना चाह रहे हैं। क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जो पहले जी 7 देशों से कम हुआ करती थी, जी 7 देश की इकोनॉमी कम होती थी, ब्रिक्स मतलब अधिक होती थी ब्रिक्स से। लेकिन अब क्या हो गया, जी 7 की इकोनॉमी कम हो गई ब्रिक्स से, ब्रिक्स की इकोनॉमी बढ़ रही है। ये यहाँ पे बताया गया, और ये यहाँ पे डेटा कुछ दिए गए हैं ब्रिक्स के लिए। और ये 2023 में ब्रिक्स वैश्विक उत्पादन के 50%
ब्रिक्स से हो जाएगा। खनिज मिनरल्स की बात की गई है कि खनिज रेयर अर्थ मिनरल्स ब्रिक्स देशों के पास लगभग 72% है। विश्व का 72% रेयर अर्थ मिनरल्स ब्रिक्स देशों के पास है। और ये जो कच्चा तेल है, विश्व के कच्चा तेल का 43% कच्चा तेल ब्रिक्स देशों के पास है। ये प्लस पॉइंट है। तो इस वजह से और एक बात हुई रही थी ब्रिक्स में अपनी जो द्विपक्षीय करेंसी वैश्विक वैश्विक करेंसी जो डॉलर है उसका एक विकल्प तैयार करने के लिए बात इन्होंने चर्चा की थी। तो उस वजह से अमेरिका परेशान है, जिसमें 10% की धमकी दी थी टैरिफ लगाने की। तो इसमें ये बताया गया है। वही इसमें चिंता क्या क्या है, वैकल्पिक माध्यम तेल का, फिर ये सब बताया है। चुनौतियां कुछ कुछ है, स्थानीय मुद्रा वो भी मैंने बताया है। वही सब लिखा हुआ है, इसको एक बार हाईलाइटेड पॉइंट देख लीजिएगा। वैसे तो पहले भी सब चीज़ों में चर्चा हो गई थी, लेकिन एक बार देख लीजिएगा फिर से। और ये गैर एक ये है, गैर पश्चिमी से एक नए वैश्विक मंच को दिया जा सकता है रूप, वही ब्रिक्स की के लिए बताया गया है। G20 G7 जो भी, हाँ, और इसमें एक चीज़ और ये बताई गई है, जो IMF है किसका है, वो वर्ल्ड यूएन का और अमेरिका का। लेकिन इसका विकल्प के रूप में बढ़ रहा है अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, जिसे किसने बना है, ब्रिक्स देशों के सहयोग से बना। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इस वजह से भी ये एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये IMF क्या करता है, जो बीओपी का क्राइसिस आता है उसमें बचाने के लिए ये भी यही काम कर रहा है अपने देशों के लिए। तो ये एक विवाद IMF और NDB के बीच का भी विवाद है। ये लोकल हो, ये क्षेत्रीय हो गया, और ये मतलब एशिया का, ये जो अपने ब्रिक्स कंट्री है, और ये विश्व का, इसके लिए जिक्र किया गया। अब आगे देखते हैं, राष्ट्र शक्ति में रूपांतरित हो जनशक्ति। ये केवल शिक्षा के ऊपर बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हमारे यहाँ जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या से हमारे क्या क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं, किस तरह हमारा समाज और अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, उसके ऊपर है ये। तो उसके ऊपर देख लेते हैं। ये देखिए, पहले तो ये लिखा है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए जनसंख्या एक दो धारी तलवार। वही बताया ना कि कैसे हम, एक तो ये है कि ये सम शक्ति का उपयोग करके अपनी देश को काफ़ी ऊपर बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर संसाधन नहीं रहेंगे, अगर जनसंख्या में कौशल ही नहीं रहेगी, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। तब तो जनसंख्या दबाव के रूप में काम करने लगेगी ना, उसके ऊपर। हालांकि इन्होंने बताया कि अभी जनसंख्या काफ़ी अच्छा, जो नए युवा है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बारे में इन्होंने बताया जो कि साक्षरता बढ़ रही है। तो साक्षरता से क्या क्या जागरूकता बढ़ रही है, परिवार नियोजन की जागरूकता बढ़ रही है, स्मार्ट स्मार्ट फैमिली स्मार्ट, ये सब की जागरूकता बढ़ रही है। प्रदूषण और जो इन्वायरमेंट को सही करने की जानकारी बढ़ रही है। और ये जो एक ये भी बढ़ता है, जो जनसंख्या परिवार नियोजन की बात आ रही है, तो फिर गर्भाधारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबका उपयोग बढ़ रहा है। बस इसमें ये बताया गया, ये 15 से 34 वर्ष में 65% आबादी, भारत विश्व का सर्वाधिक युवा देश है। इसकी आयु और भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। 2030 तक युवाओं की अनुमानित संख्या 85 करोड़ हो जाएगी। इससे श्रम बल को कुशल बना पाए तो आर्थिक अवसर सबसे बड़ी खिड़की भारत। वही है कि भारत अब सबसे युवा आबादी है। हमारी औसत एज 29 वर्ष है। अगर इसको कौशलीकृत कर दिए तो फिर 2030 तक भारत सबसे ऊंचा हो जाएगा। फिर तो भारत बराबर कोई नहीं होगा उसमें। कुल मिला के ये बताया गया है। एक बार हाइलाइटेड पॉइंट देख लीजिएगा। वैसे ही मेंस में जब उस वो लिखना है ना, सोसाइटी में ये सब, ये डेटा यहाँ पे कुछ तब वहाँ पे काम आएंगे। ये जो डेटा है कुछ कुछ वहाँ पे काम आएंगे। और इसको पढ़ लेने से आपकी सोसाइटी वगैरह का जो कंटेंट है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाता है इस तरह के आर्टिकल पढ़ने से। अब ये आत्मनिर्भर एवं खुशहाल गांव, गांवों को खुशहाल बनाने के उद्देश्य से आरंभ किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभाव महज 4 वर्षों में ही दिखने लगा। वही सहकारिता मॉडल धरातल पर सफल होता दिख रहा। 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था अलग से, उसके पहले सहकारिता मंत्रालय नहीं था। उसके प्रभाव के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये यहाँ पे लिखा, सहकारिता मंत्रालय 2021 में आरंभ हुआ। फिर उसके 4 वर्ष, अभी 4 वर्ष तो हुआ 21 से 2025, उसके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखने लगे हैं। क्या दिख रहे हैं, जो हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर जो लोन कमेटी है, और ये पैक्स है ना जिसे हम पढ़ते हैं, पैक्स, ये सारे लोगों को कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं। पैक्स क्या, ये तो वही है ना, एक सहकारी समिति के रूप में जिसमें गांव के सभी लोग आएंगे, जुड़ेंगे, जिसमें जुड़ते हैं। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी चर्चा की गई है। ये
ये सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो पैक्स है, ये सारी चीजें वही जिसमें गांव के सभी लोग आएंगे और आपस में मतलब जिसको जरूर पैसा इकट्ठा करेंगे और जिसको जरूरत होगी उसको लेन देंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखेंगे, मतलब जितने लोग उस समिति के सदस्य हैं। इसके बारे में तो एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है ना, प्री में, पीएससीएस के बारे में। तो इसमें वही बताया सहकार से समृद्धि के बारे में बताया कि कैसे बदल रहा। ये तो इन्होंने बताया कि अमूल और इफ़को जैसी संस्थाएं तो थी पहले से, लेकिन अब ये उनका टर्नओवर ये सब तो ठीक था, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कुल भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। फिर ये योजना दिया है, देख लेते हैं इसकी भागीदारी कुल कृषि ऋण में 20%, उर्वरक ऋण में 35%। ये देखिए कितने ज़्यादा भागीदारी है। कृषि ऋण का केवल 20% तो यहीं से आता है, सहकारिता से। जैसे पीएस बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 20% ऋण देते हैं और उर्वरक वितरण में 35% का योगदान देते हैं। चीनी उत्पादन में 31%। कुल डेयरी से जुड़े सहकारी समितियों का जीडीपी में लगभग 4.5% योगदान करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो सहकारिता से जुड़े, जो सहकारी डेयरी प्रोडक्ट है वो जीडीपी में 4.5% का योगदान करते हैं। तो ये एक बड़ा डेटा है। तो सहकारिता सहकारिता बढ़ रहा है और सहकारिता से फायदा भी है ना, क्योंकि जो छोटे छोटे लैंड है हमारे किसानों के पास, वो अगर साथ में आके उत्पादन करेंगे तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, क्रय क्षमता बढ़ेगी और जो मार्केट में जाके बेचेंगे तो सेलिंग पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि जब किसी को बल्क में प्रोडक्ट बेचो तो उसका कॉस्ट भी अच्छा मिलता है, कंपनी से डील कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट हो जाएगा। आज जैसे कि अमूल बना, तो अमूल क्या हुआ, ऐसा ही तो था ना कि कई सारे किसान आपस में साथ में आए और फिर उसकी उनकी कॉस्ट बढ़ गई, मार्केट मार्केट में अपनी पकड़ बना ली। अगर एक साथ नहीं आते तो मार्केट में पकड़ कैसे बना पाते। अब एक ये है पोल्यूशन, इन्वायरमेंट के ऊपर है। महानगरों में तेजी से बढ़ रहा है ओजोन प्रदूषण का खतरा। ओजोन क्या होती है, ओजोन तो दो प्रकार की होती है ना, एक समताप मंडल में होती है तो वो गुड ओजोन होती है, एक जो क्षोभ मंडल में हो जाती है वो बैड ओजोन होती है। तो ये बैड ओजोन की बात कर रहा है जो क्षोभ मंडल में होती है, उसी की बात कर रहा है। इसमें देखते हैं दिल्ली में तो थी, जो दिल्ली में एक एयर डोम बना रहता है, दिल्ली में जब भी देखो तो हीट हीट ऑब्जर्व रहती है। वो किस वजह से होती है, पोल्यूशन की वजह से। कौन कौन से पोल्यूशन की वजह से, यहाँ पे लिखा है वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब की वजह से एक एयर डोम सी बनी रहती है। उस वजह से नीचे हीट ट्रैप हो जाती है। ऐसे एयर डोम बनी रही, ये इनकी गैस की, और फिर यहाँ से निकलने वाली हीट यहाँ पे ट्रैप होती गई। जब ये ट्रैप होती गई तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ने लगता है, ये बात। तो ये प्रदूषण ओजोन जो है, जो अभी तक दिल्ली में थी, अब कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में भी बढ़ती जा रही है। इसके बस ये बताया गया, और ये इसके कारण क्या क्या, वही क्लाइमेट चेंज और उसके क्या प्रभाव होंगे। सांस लेने में नुक्स प्रॉब्लम होगी, बीमारियां बहुत सारी बढ़ेगी, बुजुर्गों को बहुत सारी बीमारी, सबसे बड़ा अस्थमा वाली प्रॉब्लम हो जाएगी सबको, इसके बारे में बताया गया। और इसके क्या क्या उपाय होंगे वो ये बताया यहाँ पे। वाहनों, उद्योगों एवं कचरा से जलने वाली गैसों को कम करना होगा एवं शून्य उत्सर्जन वाहन, मतलब वही है, जीरो कार्बन की ओर बढ़ना होगा। और निगरानी, ओजोन के स्तर को मापने के लिए स्टेशन लगाए जाएं, और ताकि हॉट स्पॉट की पहचान हो। ओजोन कहाँ कहाँ पे वो हॉट स्पॉट की पहचान होगी तो फिर उसका निगरानी जो अच्छे से कर पाएंगे और उसका उपाय ठीक से हो पाएगा। क्षेत्रीय योजना, ओजोन एक क्षेत्रीय प्रदूषण है, इसलिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर काम करना होगा। समन्वय, समन्वय तो हर चीज के लिए जरूरी है। जागरूकता, लोगों को इस प्रदूषण के बारे में बताना और साफ हवा के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। जागरूकता भी जरूरी है। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर का एक फिर से है ये। अभी कल कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना कहाँ पढ़ा था, बजट में पढ़ा था। बजट 2025-26 के बजट में अनाउंस किया गया था कि ऐसी योजना लाएंगे। अब उसको मंजूरी दे दी है, मतलब अब ग्राउंड लेवल में इसके लिए काम होगा। क्या क्या मंजूरी दी कि 100 जिले, जो नीति आयोग ने एक आकांक्षी जिला योजना बनाया था, ये सारा यहाँ पे लिखा है। नीति आयोग की आकांक्षी जिला योजना से, नीति आयोग की आकांक्षी जिला योजना की तरह ही 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। 100 जिले कौन कौन से होंगे, लगभग हर राज्य से एक जिला तो अनिवार्य होगा, फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं। और वो जिला चुनने की कंडीशन क्या होगी, ये होगी यहाँ पे लिखी, ये जिला चुनने की कंडीशन क्या होगी, ये होगी, क्या होगा, जहाँ निम्न कृषि उत्पादकता हो, जहाँ कृषि उत्पादकता कम हो, कृषि पे लोन वितरण कम हो, कि मतलब कृषकों को लोन ही नहीं मिल रहा है वहां पे, उस राज्य में निवल फसल
फसल क्षेत्र मतलब नेट कृषि जो होती है उसका क्षेत्र कम हो, उस बेस में जिलों को चुना जाएगा, उसकी बात करेगी। और उसमें क्या क्या लाभ होगा, ये पंचायत खंड में उत्पादन की ओर फसल, ये जिला धान समिति में फसल विविधीकरण में ध्यान दिया जाएगा, जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान दिया जाएगा, प्राकृतिक एवं जैविक खेतों के विस्तार की ओर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारे काम होंगे। बाकी ये फंड है कि 24,000 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं 100 जिलों के लाने, ये सब है। बाकी इम्पोर्टेंट ये था, जिसे बता दिया है। ये स्कीम याद रखिएगा, इसके बेनिफिट याद रखिएगा। स्कीम वगैरह प्रीलिम्स में पूछता है, लगभग हर साल 2 से 3 स्कीम पूछता है प्रीलिम्स में। जब प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो और उसके पीवाईक्यूज करेंगे तो देखेंगे। और अभी इस स्कीम को कैसे यूज करना है मेंस में, उसके बारे में जब हम मेंस अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं उसमें देखते चलिएगा, उसमें बताएंगे। अब एक ये है, इसे हमने पहले भी देखा था, ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट बिहार में पहली बार ई वोटिंग ला रहा है, जिसपे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ई वोटिंग से क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, ई वोटिंग से बताया ही था क्या क्या फायदा होगा, एक बार फिर देख लेते हैं कि ये जनसंख्या का, ई वोटिंग से जनसंख्या मतलब ज़्यादा लोग वोट देने के लिए अग्रसर होंगे, जिसके पास समय की कमी होती है वो भी वोट देने आ जाएगा। मतदाता सुरक्षित होंगे, मतलब जो बूथ में जाने में बूथ कैप्चरिंग ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तक और जो बूथ के बाहर जो पुलिस प्रशासन इतना सारा काम झाम होता है वो सब नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। परिवहन की सुविधा ये सब थोड़ा बच जाएगा। लेकिन ई वोटिंग के नुकसान क्या है, एक तो डिजिटल साक्षरता अभी कम है, दूसरा साइबर क्राइम वो है ही, साइबर हैक, साइबर क्राइम, ये सारी प्रॉब्लम है ई वोटिंग की। तो ये है, ये ई वोटिंग के ऊपर कभी कुछ पूछ सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इस पे इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है अभी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे अपडेट्स और इसके पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक